हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम द आइस ब्लड सॉर्सरर से रूल द वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत रे एंड एबी के कुछ गलत आवाजों से होती है, जैसे कि दोनों कमरे में कुछ गलत काम कर रहे हैं। पर नहीं, दोनों यहाँ पर हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने के बाद दोनों एक ग्लास प्रोटीन का भी पीते हैं। एबी उसके बाद रे से पूछता है कि क्या तुम एक साथ 2 क्लब्स को ज्वाइन करने का सोच रहे हो। तो रे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं फाइनली यहाँ पर एकेडमी में आ पाया हूँ, तो मैं सब कुछ यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। तो एबी कहता है कि उसे एक साथ 2 क्लब्स को मैनेज करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो रे कहता है कि चिंता मत करो, और वो एक गोल्ड कार्ड दिखाता है जो देखकर एबी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद रे एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब में एंटर करता है, जहाँ पर एबी के साथ बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स टाइप के लड़के बैठे हुए थे और उनके बीच में बैठा हुआ था उनका प्रेसिडेंट पूछते हैं कि मैंने सुना तुम एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। एबी आगे कहता है कि हम सब वॉरियर्स हैं जो कि फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ग्लेशियल एरियाज को भी विजिट करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, और लोग उन्हें हंटर बुलाते हैं। प्रेसिडेंट आगे बताते हैं कि वो ऑर्डिनरी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और रे का जो फिजिक है वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, तो लगता नहीं कि रे ये एनवायरमेंटल रिसर्च कर पाएगा। इसलिए प्रेसिडेंट रे को अपने कपड़े उतारने को कहते हैं, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। और रे अपने कपड़े उतार कर उन्हें अपने तगड़े मसल्स दिखाता है, जो देखकर सभी का मुंह खुले के खुले रह गए थे। और प्रेसिडेंट भी यह देखकर पूरे इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि यह मसल्स दिखाने के लिए नहीं, कड़ी मेहनत करके हासिल की गई है। तो रे कहता है कि उसने ये मसल्स अपने होम टाउन के फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करके हासिल करी है। प्रेसिडेंट फिर अपना गोल्ड कार्ड निकाल कर दिखाते हैं और पूछते हैं कि साथ तुम्हारे पास भी ऐसा ही कुछ होगा। और फिर रे भी अपना गोल्ड कार्ड निकाल कर दिखाता है। एक्चुअली ये गोल्ड हंटर लाइसेंस है, जो कि हंटर्स के बीच में भी बहुत ही यूनिक है। प्रेसिडेंट फिर उठकर रे के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे क्लब का एक पिलर बनना, और उसे क्लब में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि क्लब के बाकी मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रे उसके बाद एक और क्लब को ज्वाइन करने के लिए जाता है, जिसमें सारी की सारी लड़कियां हैं और उनके प्रेसिडेंट है रेबेका पूछती है कि क्या रे उनके क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। तो रे बताता है कि उसे प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि अपने सर्वाइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक बुरे से बुरे सराउंडिंग में भी एक महकता हुआ फूल ज़रूर होता है, इवन एक बैटलफील्ड में भी। रेबेका कहती है कि उनके क्लब में कोई लड़का नहीं है, तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो रे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उसे लड़कियों से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर थर्ड ईयर स्टूडेंट डीना रे को अपोज करती है, ये कहकर कि रे यहाँ पर बस रेबेका को इम्प्रेस करने के लिए आया है। और बाकी लड़कियों के बीच में भी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्या रे आकर कुछ गलत सलत तो नहीं करेगा, क्या उसे आने दिया जाए। रेबेका डीना को कहती है कि वो चाहे तो रे का एक टेस्ट ले सकती है, और अगर उसे लगे कि रे में कोई कमी है तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। डीना इसलिए रे को एकेडमी के छत पर लेकर जाती है, जहाँ पर एक जगह है जिसको वो गार्डन बनाना चाहते हैं, पर यह जगह पूरी जंगली घास से भरी हुई है। तो रे का टास्क ये है कि रे इस पूरे जगह को अकेले ही साफ करेगा और तैयार करेगा, ताकि यहाँ पर गार्डन को बनाया जा सके, और इसके लिए उसके पास 7 दिन का समय है। पर डीना को लग नहीं रहा है कि रे ये काम कर भी पाएगा। पर डीना के जाते ही रे अपना काम शुरू कर देता है और पहले दिन पूरे घास को साफ कर देता है, और ये डीना भी दूसरे बिल्डिंग से देख रही थी। फिर दूसरे दिन रे पूरे सरफेस को तैयार करता है ताकि यहाँ पर पौधे वगैरह लगाया जा सके। और आज यहाँ पर एबी भी आया हुआ है, पर वो अपने एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा मशगूल है। और एलिसा भी यहाँ पर आई थी, जिसने रे को इतना मेहनत करता हुआ देखा। उसके बाद तीसरे दिन रे सीमेंट और ईंट से स्ट्रक्चर को तैयार करता है ताकि गार्डन देखने में सुंदर लगे। तभी रेबेका वहाँ पर रे के लिए फ्रूट सैंडविच लेकर आती है, जो कि रे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रेबेका बताती है कि उसका ये पसंदीदा है, इसलिए उसने इसका इंतजाम एकेडमी से कहकर करवा लिया। रे पूछता है कि क्या वो ऐसा भी कर सकती है। तो रेबेका बताती है कि वो टॉप 3 नोबल फैमिली से होने के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। और रे ये सुनकर कहता है कि रेबेका बहुत ही अमेजिंग है। तभी दोनों नीचे से लकड़ियों के टकराने के साउंड सुनते हैं और जाकर देखते हैं कि 2 लड़के स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं। रेबेका बताती है कि एकेडमी में जल्दी ही सॉर्सरर स्वॉर्ड्समैन का टूर्नामेंट किया जाएगा, जिसमें डिसाइड किया जाएगा एकेडमी में आखिर कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर स्वॉर्ड्समैन है। पर इस सब के बारे में रे को कुछ भी पता नहीं था। तो रेबेका पूछती है कि क्या वो इसमें हिस्सा लेगा। तो रे कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। तभी रेबेका की नजर रे के मसल्स पर पड़ती है और वो उन्हें घूरती ही रहती है
और फिर वो पूछती है कि क्या वो इन्हें टच कर सकती है, तो रे हाँ कहता है और रेबेका उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स को टच करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और ये पहली बार है जब उसने किसी लड़के के मसल्स को टच किए हैं। रे कहता है कि उसने ये मसल्स अपने होम टाउन के जंगल में बनाए हैं। ये सब वो 3 लड़कियां खिड़की से देख रही थी और बातें कर रही थी कि वो लेडी एमिलिया से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो टॉप 3 नोबल फैमिली की लेडी रेबेका को इम्प्रेस करना चाहता है और ऐसा कुछ एक ऑर्डिनरी सोच सकता है। और ये सब एमिलिया दूसरे खिड़की से देख रही थी। खैर उसके बाद चौथे दिन रे पूरे गार्डन को तैयार कर लेता है। रे फिर डीना से पूछता है कि क्या वो पास हुआ है, तो डीना हाँ कहती है और उसे फिर क्लब में ज्वाइन कर लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन रे एकेडमी से वापस आ रहा था और प्रिंसिपल एबी की बात को याद कर रहा था। और हम पास्ट में देखते हैं कि प्रिंसिपल एबी ने रे को एक लेटर दिया था और एक रिक्वेस्ट करी थी। रिक्वेस्ट ये है कि एम्पायर का कोई स्पाई इस किंगडम में आ चुका है और एबी को शक है कि शायद वो एकेडमी में छुपा हुआ है। एबी ने इसके बारे में ऑलरेडी स्टाफ्स को इन्फॉर्म कर दिया है और अगर रे को इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो आकर रिपोर्ट करे। पर प्रिंसिपल एबी चाहती है कि इसे सीक्रेटली ही डील कर लिया जाए क्योंकि किंगडम की सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। रे ये सोचते हुए जा रहा था कि उसे क्लैरिस दिखती है जो कि बैठकर एक बग को देख रही थी, पर उसकी इस अजीब पसंद की वजह से उसके बहुत ही ज्यादा कम दोस्त हैं। पर रे कहता है कि उसे भी बग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसे खुशी है कि वो क्लैरिस का दोस्त है, जो सुनकर क्लैरिस शर्मा जाती है और हकलाने लगती है। रे कहता है कि मुझे लगा हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि हमारी पसंद एक है। क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि हम लोग दोस्त हैं? क्लैरिस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है पर वो दिखाती नहीं। वो कहती है कि जब तुम इतना कह रहे हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि रे उसका पहला दोस्त है। रे फिर कहता है कि अब जल्दी रात होने वाली है तो वो किसी और दिन उसे जंगल में देखे हुए बग्स के बारे में बताएगा, जो सुनकर क्लैरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो इसे पूरे डिटेल्स में सुनना चाहती है। तो रे प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में एक दिन बात करेंगे और रे ये भी कहता है कि उसे क्लैरिस से बात कर बहुत अच्छा लगता है, जिस पर क्लैरिस ब्लश करने लगती है पर दिखाती नहीं और कहती है कि जब वो इतना कह रहा है वो बात कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन क्लास में मिस ग्रे सॉर्सरी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा रही होती है जो कि काफी डिफिकल्ट है और इसके बारे में रे को बताने को बोला जाता है। रे बताता है कि सॉर्सरी का टोटल्स 4 लेवल्स होते हैं, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल एंड सेंट लेवल। और इसी के साथ क्विक, रिमोट, चेन, डिले, मटेरियल शिफ्ट, एक्सटेंसिव चेन, ये 7 सॉर्सरी ब्रांचेस होते हैं। रे का आंसर सुनकर सभी काफी शौक थे कि उसने ये कह दिया, पर एल्बर्ट हर बार की तरह ही अभी भी गुस्सा है। तभी क्लास खत्म हो जाती है पर हर साल की तरह काफका फॉरेस्ट स्किल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू किया जाएगा। पर ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले उन्हें 4 लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी और सभी अपना अपना टीम बनाने में लग जाते हैं। जहाँ पर सभी एमिलिया को लेना चाह रहे थे, एमिलिया रे की ओर देख रही थी और रे सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी एबी आकर रे को उसे उसके टीम में आने को इनवाइट करता है, पर रे कहता है कि सॉर्सरी में बहुत ही बुरा है। पर एबी कहता है कि रे के पास फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और वो एक गोल्ड हंटर है जो कि 100 लोगों के बराबर होते हैं, तो उसे खुशी होगी अगर रे उसका टीम में होगा। पर अभी भी उन्हें 2 और लोग चाहिए और रे की नजर एलिसा पर पड़ती है जो कि अकेली बैठी हुई थी और वो जाकर एलिसा को इनवाइट करता है। पर एलिसा कहती है कि उसे खुशी है कि रे ने उसे इनवाइट किया है पर उसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो बस आगे जाकर उनका बोझ ही बनेगी। तो रे उसे कहता है कि एलिसा बस मेरे साथ मेहनत करना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और एबी भी आकर कहता है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा और एलिसा टीम को ज्वाइन कर लेती है। तभी एमिलिया आकर कहती है कि लग रहा है तुम्हें यहाँ पर एक और मेंबर की जरूरत है। तो रे कहता है कि तुम्हारी स्पॉट तो पहले से ही बुक थी, जो देखकर अगेन सभी काफी हैरान होते हैं कि आखिर एमिलिया एक ऑर्डिनरी की टीम को ज्वाइन क्यों कर रही है। और अभी भी एल्बर्ट काफी ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद सभी काफका फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं जहां पर मिस ग्रे बताती हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या करना है। मिस ग्रे बताती हैं कि उनका गोल है फॉरेस्ट के मिडल में पहुंचना, पर उन्हें कुछ चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा जो कि अलग अलग जगहों पर होंगी और कौन कितने स्टैम्प को कलेक्ट करता है यह फाइनल रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। पर उन सभी को 24 घंटे के अंदर ही मिडिल में पहुंचना पड़ेगा और अगर वो लेट हो गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एक काफका फॉरेस्ट मॉन्स्टर से भरा हुआ है जो कि इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, तो उन्हें पूरी मेहनत से उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ये उनका पहला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर है, पर अगर उन लोगों ने हेल्प मांगी तो उन्हें हो सकता है कि इस ईयर को वापस रिपीट करना पड़े। उसके बाद सभी टीम्स को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने को बोला जाता है, जिसके बाद जाकर ट्रेनिंग को शुरू किया जाएगा।
और इसलिए रे और उसकी टीम अपने स्टार्टिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर एलिसा बहुत ही नर्वस थी जिसे कि एमिलिया संभालती है। पर रे बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। इसके बारे में पूछने पर रे कहता है कि उसे ये सब कुछ काफी नॉस्टैल्जिक वाइब दे रहा है, क्योंकि वो गाँव में पैदा हुआ है तो उसका फॉरेस्ट और माउंटेन्स के साथ काफी गहरा रिश्ता है। एमिलिया फिर पूछती है कि उन्हें कौन से फॉर्मेशन करनी चाहिए, पर कुछ डिसाइड ना होने की वजह से एमिलिया कहती है कि एवी और रे आगे चलेंगे और वह बीच में, और लास्ट में होगी एलिसा जो कि पीछे नजर रखती हुई आएगी, जिस पर एवी और एलिसा मान जाते हैं। पर रे कहता है कि वह बीच में रहेगा क्योंकि उसके पास ऐसे ट्रेनिंग्स का काफी एक्सपीरियंस है। एमिलिया पूछती है कि एक्सपीरियंस है मतलब, तो रे कहता है कि उसने अपने होम टाउन के फॉरेस्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो सुनकर एमिलिया रे को एक लुक देती है। तभी मिस ग्रे सिग्नल दे देती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, स्टैम्प्स ढूंढते हैं, पर इसी बीच एलिसा के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे कि रे बस एक ही बारी में काट कर 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर सभी हैरान और खुश दोनों ही हुए थे। उसके बाद उन्हें स्टैम्प्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ हम दूसरे टीमों को भी देखते हैं, जिसमें क्लारिस की टीम भी थी, जिसके काफी बुरी फटी हुई थी, क्योंकि जहां पर सभी बग मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्लारिस बग मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद रात हो जाती है और रे की टीम कैंपफायर लगाकर बैठी हुई थी और सब रे की काफी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि रे ने बस मॉन्स्टर्स को ही नहीं मारा है, अपने सर्वाइवल एक्सपीरियंस से बाकी चीजों का भी काफी ख्याल रखा है। रे कहता है कि उसने अपने होम टाउन के फॉरेस्ट में ऐसे बहुत से मॉन्स्टर्स का सामना किया है, तो ये तो कुछ भी नहीं था। यह सुनकर एमिलिया फिर से उसे एक लुक देती है और रे सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके झूठ पर किसी को शक तो नहीं हो गया। एवी फिर कहता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमिलिया, जो कि रोज फैमिली की बड़ी बेटी है, एक ऑर्डिनरी के साथ टीम अप करेगी। एमिलिया कहती है कि वो ऐसे सिस्टम से बहुत ही ज्यादा हेट करती है, जो कि एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन और एक आइडेंटिटी को प्रायोरिटी देते हैं। रे कहता है कि रोज फैमिली टॉप 3 नोबल फैमिली के हेड है, तो क्या उसे इसको लेकर गर्व नहीं होता। तो एमिलिया कहती है कि उसे ओल्ड फैशन चीजें पसंद नहीं आती, और ऐसे भी आज वो जहाँ पर है अपनी मेहनत से है, पर उसे अभी खुशी है कि वो अभी उनके साथ है जो कि उसे स्टेटस को लेकर केयर नहीं करते। एलिसा फिर कहती है कि उसे भी खुशी है कि वो एमिलिया से दोस्ती कर पाई, और एमिलिया कहती है कि एलिसा बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पर एभी रे को कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ रे, और ये सुनकर रे को एक आदमी की याद आ जाती है जिसने भी यही सेम बात कही थी। रे फिर सोचना शुरू करता है कि यह जंगल एक बैटलफील्ड के मुकाबले एक पैराडाइज है। क्या उसे यहाँ पर रहना चाहिए? क्या उसके पास राइट इस लाइफ को एंजॉय करने का? एमिलिया तभी रे से पूछती है कि क्या वो कुछ सोच रहा है, तो रे कहता है कि कुछ नहीं, और अभी उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए और कल की तैयारी करनी चाहिए। और वो सभी सो जाते हैं, पर रे जागकर पहरा दे रहा था और अपने मास्टर की कही हुई बातों को सोच रहा था। उन्होंने कहा था, रे मैं तुम्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी को छुपाने को नहीं कहूंगी, पर तुम्हारी सिचुएशन अलग है। अगर तुम एकेडमिक लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो अपने आइडेंटिटी को छुपाना ही अच्छा रहेगा, पर अगर तुम्हें ऐसे कॉमरेड्स मिल जाते जिनके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। रे सोच रहा होता है कि मास्टर मुझे अभी क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह जब रे की टीम आगे निकल रही थी, उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, और रे अपने टीम को आगे बढ़ने को कहकर खुद जाता है देखने की आखिर क्या हुआ है, और उसे मनी मन काफी बुरी फीलिंग हो रही थी कि कुछ तो हुआ है। और रे पहुंचकर देखता है कि ये एल्बर्ट की टीम है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, और इस टीम के 3 लोग पेड़ में चिपके हुए हैं और एल्बर्ट भी लाचार पड़ा हुआ है। रे ये देखकर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और वह मॉन्स्टर भी रे के ऊपर हमला कर देता है, जिसे कि रे बड़े स्मूथली डॉज करते हुए मॉन्स्टर के सर पर वार करके उसे मार देता है। रे फिर आकर एल्बर्ट को चेक करता है, पर वो एक ऑर्डिनरी की हेल्प पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहता है कि उसे किसी ऑर्डिनरी की हेल्प नहीं चाहिए और वो अकेला ये सब कुछ कर सकता था। तो रे पूछता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई प्लान था? तभी वहां पर रे की टीम पहुंच जाती है और वो ये जानकर काफी हैरान होते हैं कि रे ने इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया है। एल्बर्ट फिर जाता है अपने दोस्तों को छुड़ाने, और उसके मदद करने एबी और एलिसा जाते हैं। एमिलिया यहाँ पर रे से पूछती है कि क्या तुमने इसे अकेले ही हरा दिया, आखिर तुम कौन हो? तभी हम एमिलिया के पीछे किसी को छुपा हुआ देखते हैं, जो कि कोई एक पिन जैसी चीज मॉन्स्टर के सर पे फेंकता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर देखते ही देखते पूरा हील हो जाता है, और जल्दी उसका कलर भी ब्लैक एंड रेड हो जाता है, और वह उठकर खड़ा हो जाता है, और उसका अपीयरेंस भी थोड़ा चेंज हो गया था, जैसे वो मॉन्स्टर भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और ये देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा गए थे, और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या रे और उसकी टीम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हरा भी पाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो इसकी अगली एपिसोड अभी आएगी 1 हफ्ते बाद।